हेलो एंड वेलकम टू पीपल्स टेलीकास्ट। सर्वप्रथम बीजापुर छत्तीसगढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों को पीपल्स टेलीकास्ट की टीम सत सत नमन करती है। यह देश और इसके नागरिक आपके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इस माओइस्ट की जड़ कहां से है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर से। यह समय था जब अमेरिका और रशिया में चल रहा कोल्ड वॉर अपने चरम पे था। अच्छा, जिन व्यूवर्स को कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों ही प्रतिद्वंदियों में यानी रशिया और अमेरिका में इस बात को लेकर टकराव हुआ कि आखिर विश्व में सुपर पावर है कौन। इसे कोल्ड वॉर का नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि कभी भी इन दोनों ही प्रतिद्वंदियों ने यानी रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे पर कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के सपोर्टिव कंट्री पे इनडायरेक्ट हमला किया, उन्हें इन्फ्लुएंस किया। इसी दौरान दोनों ही देश काफी तेजी से बहुत खतरनाक हथियार बनाने भी लगे। इसी दौर में अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम बनाया तो वहीं रशिया ने फादर ऑफ ऑल बम बना डाला। इसी दौरान अमेरिका एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए एशिया में एक जमीन ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है नेपाल में, और नेपाल में काफी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे एक एयरबेस बनाने के लिए मना लेता है। यह खबर जैसे ही रशियन एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलती है वे काफी घबरा गए, परंतु इस एयरबेस से केवल रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ही चिंतित नहीं थे, बल्कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी चिंतित थी। अतः चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेबेलियन ग्रुप को खड़ा किया जो माओ सेतुंग की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। जी हाँ, मैं उन्हीं माओ सेतुंग की बात कर रहा हूं जिनकी तस्वीर आपने चाइनीज मिलिट्री डे या उनके बड़े बड़े त्योहारों में देखी होगी। इस रेबेलियन ग्रुप को खड़ा करने के बाद इसे नेपाल में प्लॉट किया गया और नेपाल में सिविल वॉर जैसे हालात बना दिए गए। अंत में जब नेपाल को इसके बारे में पता चला तो वे काफी घबरा गए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहा। परंतु इसके बाद भी यह रेबेलियन ग्रुप शांत नहीं बैठा। धीरे धीरे यह रेबेलियन ग्रुप म्यांमार, इंडोनेशिया, इंडिया जैसे देशों में भी फैल गया। और क्योंकि यह रेबेलियन ग्रुप माओ सेतुंग की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, इसीलिए इसे माओइस्ट के नाम से भी जाना गया। अंत में इन्होंने अपना गढ़ वेस्ट बंगाल को बनाया और धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगे और फिर आसपास के राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी ये अपना डोमिनेंस क्रिएट करने लगे टेरर, वायलेंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की मदद से। और आज अब हम इन्हें नक्सलाइट के नाम से जानते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। नक्सली कहिए, नक्सलवाद कहिए या नक्सलवाड़ी कहिए, इन शब्दों को सुनकर सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? बंदूकों गोलियों से थरथराते हुए जंगल, बारूदी सुरंगें, हाथ में हथियार लिए हुए कुछ लोग, या खून और मिट्टी में सने हुए हमारे जवान? क्या यही था भारत का नक्सलवाद? शुरुआत करते हैं वहां से जहां से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है, नाम है नक्सलबाड़ी। साल था 1967। वेस्ट बंगाल में उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और किसान आंदोलन अपने चरम पे था। किसानों में जमींदारों को लेकर काफी नाराजगी थी। ऐसे में अपने जमीन के हक और मजदूरों के शोषण के खिलाफ ये किसान एक विद्रोह शुरू कर देते हैं। लेकिन यह विद्रोह कोई हाथ उठाए नारेबाजी करने वाला विद्रोह नहीं था। यह मुट्ठी बांधे हाथ में हथियार उठाए ललकार थी। इस हथियारबंद आंदोलन की कमान थी चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के हाथों। नक्सलवाड़ी की हवा खेतों, खलिहानों, जंगलों से होती हुई धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। चिंगारी भड़क रही थी और निशानी पर थे किसानों, मजदूरों को प्रताड़ित करने वाले बड़े लोग। शुरुआत में इसके नियम कानून लिखने की जिम्मेवारी चारू मजुमदार को ही दी गई और इन्हीं सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साल 1969 में CPI-ML की स्थापना की गई, जिसके प्रथम महासचिव के रूप में चारू मजुमदार को ही चुना गया। 70 के दशक में यह आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। हजारों की तादाद में युवा जुड़ने लगे। यह आंदोलन हक की बात किया करता था और हक ना मिले तो हथियार उठाने से भी नहीं झिझकता था। इसके नारे नसें फुला के रख देते थे, खून में गर्मी भर देते थे। इसी बीच साल 1972 में चारू मजुमदार की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है और आज ना तो चारू मजुमदार हैं, ना कानू सान्याल और ना जंगल संथाल। फिर भी हालिया आंकड़ों के हिसाब से
भारत के कुल 11 राज्य इस नक्सलवाद से प्रभावित हैं। भारत के कुल 90 जिलों में नक्सलवादी हिंसा देखी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र हैं। और छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन घट रही घटनाएं इसका प्रमाण देती हैं। जानकारों की माने तो स्थानीय लोगों की सहायता के कारण ही आज नक्सलवाद इतना प्रभावित हुआ है। आज जो आप नक्सलवाद देख रहे हैं वो बहुत हद तक सीपीआई माओइस्ट की देन है, जिसकी स्थापना 2004 में पीपुल्स वॉर पार्टी यूनिटी और एनसीसी के विलय के कारण हुई थी। आज इस ग्रुप की लड़ाई विचारधारा से उठकर छीनने की लड़ाई बन चुकी है। कभी सुदामा पांडे धुमिल ने कहा था कि एक ही संविधान के नीचे भूख में रिड़ियाती हुई खुली हुई हथेली का नाम दया है, और उसी भूख में तनी हुई हथियार उठाए हथेली का नाम नक्सलवाद है। तनी हुई मुट्ठी से उनका तात्पर्य भूख, बेबसी, अत्याचार से सताए गए उन मजदूरों, उन किसानों की आवाज से था, जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन हथियारों, आतंक, डर के दम पे आज जो कुछ भी जंगलों में हो रहा है, शायद वो नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ मैं ओम इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं और वादा करता हूं कि जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।